Hello everyone, this is Syed Haider Ali from CSS Galaxy Lahore. I'm an environmental engineer from NUST. तो मुझे सर आबिद ने और सर मियाँ शफीक साहब ने कहा था कि इन्वायरमेंट के ऊपर एक लेक्चर दिया जाए जो कि CSS का एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू सर आबिद खोखर एंड मियाँ शफीक साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर और गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो और कोई क्वेश्चंस हो तो आप साथ साथ कमेंट करते जाएं ताकि हम उनको एंड पे या फिर मैं साथ साथ उनको लेता जाऊंगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आमतौर पे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं CSS के कि एक तो हम इन्वायरमेंटल साइंसेस क्यों ऑप्ट करें, या अगर ऑप्ट किया जाए या ना किया जाए. मतलब कुछ लोगों का साइंस का बैकग्राउंड होता है, कुछ लोगों का आर्ट्स का बैकग्राउंड होता है. तो अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि साइंस के बैकग्राउंड के लोग रखें और आर्ट्स के ना रखें, और अगर इन्वायरमेंटल साइंसेस का सब्जेक्ट रखा जाए तो क्या हम स्कोर किस तरह अच्छा ले सकते हैं, या स्कोर अच्छा आ सकता है या नहीं आ सकता, या इस तरह के क्वेश्चंस. तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी एड्रेस कर रहा हूँ और आई वुड अप्रिशिएट के अगर साथ साथ आप लोगों के भी क्वेश्चन आते रहें और साथ साथ हम उनको भी देखते जाएं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया जाए या ना किया जाए. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्वायरमेंटल साइंस का आपका CSS का जो सिलेबस है उसको देखें और जनरल साइंस में जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है उसको देखा जाए. तो 20% जनरल साइंस का सिलेबस जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 20% तकरीबन कर रहा है इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के साथ. और जनरल साइंस का सिलेबस जो जनरल साइंस में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसको देखें, उसमें स्टार्ट कहां से करता है, इन्वायरमेंटल स्फेयर से. ओवरऑल एक इन्वायरमेंट का चैप्टर है, उसमें सारे स्फेयर्स का पूछता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर वगैरह. उसके बाद वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उनके कॉजेज, इफेक्ट्स, उनकी टाइप्स, उनके पोल्यूटेंट्स की, और जो उनके सोर्सेज, और फिर एंड पे रेमेडीज, और फिर रीजनल और ग्लोबल जो इश्यूज आ जाते हैं हमारे, वो सारे जनरल साइंस में पूछता है. और जब हम रीजनल और ग्लोबल इश्यूज की बात कर रहे होते हैं और जब हम रेमेडीज दे रहे होते हैं जनरल साइंस में, तो ऑब्वियसली फिर हम जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उनको भी टच कर रहे होते हैं रेमेडीज में, कि अभी तक इसके ऊपर क्या काम हुआ है, क्या होने जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पोर्शन जनरल साइंस में भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी. GIS, रिमोट सेंसिंग की बात करें तो वो भी दोनों का पार्ट है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो 20% पोर्शन हमारा जो जनरल साइंस का है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो सबसे पहला फायदा जो हमें होता है इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करने का, वो ये होता है कि हमारा जो जनरल साइंस में पार्ट है इन्वायरमेंट का, वो क्लियर हो जाता है. अब मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस की तरफ आता हूँ. तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस सामने रखें तो इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. हिस्ट्री स्टार्ट करता है, सबसे पहले हिस्ट्री पूछता है इन्वायरमेंट की. उसके बाद पोल्यूशन की तरफ आता है, पोल्यूशन में सारी टाइप्स आ जाती हैं, सॉइल, एयर, नॉइज पोल्यूशन वगैरह वगैरह. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करता है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की, लॉज एंड रेगुलेशंस की बात होती है. फिर इन्वायरमेंट की जो सब ब्रांचेस हैं उनमें, फिर मैनेजमेंट की तरफ, और फिर GIS, रिमोट सेंसिंग वगैरह. तो इनमें देखिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबसे लेके जनरल साइंस में डाला गया, जनरल साइंस का जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है. तो इन्वायरमेंटल साइंसेस जो CSS एस्पायरेंट ऑप्ट कर रहा है उसको जनरल साइंस का 20% पोर्शन उसका सिक्योर हो रहा है. तो एक तो फायदा इसका ये हो गया इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करने का. दूसरी बात ये कि जनरल साइंस के से हट के अगर हम देखें तो एसेज और करंट अफेयर्स. एसेज और करंट अफेयर्स में, एसे में आप देखें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उन सब को इन्वायरमेंटल साइंस कवर कर रहा है. उनमें से हर साल मैंने देखे हैं जितने भी एसए के पेपर हैं उनमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक दो टॉपिक जरूर होते हैं. तो एक तो एसए का भी एक टॉपिक अगर वहां से अगर कोई होना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस की वजह से. सिमिलरली करंट अफेयर्स की बात की जाए
करंट अफेयर्स में करंट कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हरिकेन्स चल रहे हैं, यूएसए में स्मोक का इशू चल रहा है, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, बल्कि पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह के जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं करंट अफेयर्स में भी उनके बारे में पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज ऑप्ट करने से एसे, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। एक तो इन्वायरमेंट ऑप्ट करने का फायदा ये हो गया, और जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं वो इस चीज को माइंड में रखें और इन टॉपिक्स को साथ क्लियर करते हुए जाएं। दूसरी बात ये आती है कि स्कोरिंग ट्रेंड अगर हम देखें, स्कोरिंग ट्रेंड देखें और साथ में देखें कि सब्जेक्ट की इजीनेस की बात करें, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हमारे लिए बेहतर है या किसका स्कोर पास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम देखें तो ज्यादा आ रहा है। तो इस ग्रुप में देखते हैं हम, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और दूसरा जेंडर स्टडीज, जिनका हम देखते हैं पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब जो तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं कहूंगा कि वो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ही जाएं, और जिन लोगों का थोड़ा सा आर्ट्स का बैकग्राउंड है उनके लिए ये है कि उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्वायरमेंटल साइंसेज में देखें तो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन उसमें आ जाता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। इवन इसकी जब सब ब्रांचेस को अगर हम देखते हैं सिलेबस में तो टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इवन इकोनॉमिक्स का भी पूछा गया है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस। और जो आर्ट्स के हैं अगर वो इस चीज को माइंड में रखते हुए कि उनका एसए, करंट अफेयर्स का और जनरल साइंस का कुछ पोर्शन कवर हो रहा है और फिर सब्जेक्ट भी स्कोरिंग है, ये सोच के अगर वो रखते हैं तो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की पड़ेगी, उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं है। अगली बात ये कि जो सिलेबस है अगर इन्वायरमेंटल साइंस का आप देखें तो वो थोड़ा सा वो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत थोड़ा सा कम है। कम नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है आपस में, जितना भी सिलेबस का कंटेंट है वो इंटरलिंक्ड है। यू कैन मेक अ स्टोरी ऑफ इट। आप स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, इन्वायरमेंट की हिस्ट्री बताते हैं, इन्वायरमेंट की हिस्ट्री के बाद आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। एक सीक्वेंस चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, हिस्ट्री देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट में पोल्यूशन आ रही है, एयर पोल्यूशन से स्टार्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारा डेवलपमेंट के हमारे जो है उसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट इसका कॉज बनता है। फिर अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो फिर हम रीजनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजनल जो इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक ओजोन डिप्लीशन का इशू है, लाइक एसिड रेन का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये सारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। उसके बाद जब ये इश्यूज आते हैं तो उसके बाद हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। जब ये इश्यूज आते हैं तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स में फिर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन वगैरह, ये सब सिलेबस का पार्ट आ रहा है और एक प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा है। और उसके बाद फिर हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, लॉज बनते हैं एनवायरनमेंट के, उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद उनकी मैनेजमेंट के जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो ये सब कुछ एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा है और मतलब बहुत, अगर कोई बंदा एनवायरनमेंट पढ़ रहा है तो उसको बड़ा मजा आ रहा होता है उस पढ़ने में। लास्टली क्यों ऑप्ट किया जाए, वो मैं ये कहूंगा कि एक नया सब्जेक्ट है, पिछले कुछ ट्रेंड्स अगर हम देखें तो उसको प्रमोट किया गया कुछ अरसे तक सब्जेक्ट को। पिछले 2-3 साल में 70+, 80+ स्कोर देता रहा है। अचानक से 2017 का रिजल्ट देखते हैं, 2017 में लोग अक्सर कहते हुए नजर आ रहे हैं CSS एस्पायरेंट्स के स्कोर नहीं आया एनवायरमेंटल साइंसेज में। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर स्कोर नहीं आया तो पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था कि कंसीडरिंग द अवेलेबल मटेरियल और कंसीडरिंग द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा जनरल बना दिया गया था। ठीक है, कुछ अरसे तक इसको प्रमोट किया गया, थोड़ा सा पेपर आसान करके आया, पर एक साइंसेस का सब्जेक्ट से, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स की अप्रोच की वजह से लोग उसको क्वेश्चंस को इतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आए। अदरवाइज एनवायरनमेंट को अभी भी मैं कहूंगा कि प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है 2018 में दोबारा से पेपर भी आसान आ जाए और हो सकता है दोबारा स्कोरिंग ट्रेंड भी वो वापस आ जाए। तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि जानबूझ के एनवायरनमेंट को कम मार्क्स दिए गए। तो ये सीधा सीधा इसका जाता है स्टूडेंट्स को कि उन्होंने हैंडल नहीं कर सके क्वेश्चंस को प्रॉपरली। तो पहली तो अब ये बात हो गई हमारी कि एनवायरमेंटल साइंस क्यों ऑप्ट किया जाए। अब हम आते हैं इसके स्कोर के ऊपर कि अगर एनवायरमेंटल साइंस
ऑप्ट किया जाए तो इसमें किस तरह अच्छा स्कोर लिया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे हर सब्जेक्ट की एक ग्लॉसरी होती है, उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब ग्लॉसरी सीएसएस की टर्मिनोलॉजी जब तक हम नहीं यूज करेंगे, सीएसएस की एनवायरमेंटल साइंस की जब तक टर्मिनोलॉजी पेपर के अंदर हम नहीं यूज करेंगे, एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें तो एक वर्ड के अंदर पूरी स्टोरी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम लेक की एसिडिफिकेशन की बात करते हैं, लेक एसिडिफिकेशन की। लेक एसिडिफिकेशन की जब आप टर्म यूज कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है एसिड रेन हुई, एसिड रेन से वेट डेपोजिशन हुई, वेट डेपोजिशन से लेक्स के अंदर वो एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई और वाटर पोल्यूशन कॉज हुआ। तो एक टर्म के अंदर आप उसको कितना बड़ा प्रोसेस बता रहे हैं। तो जब आप उसको जनरलाइज कर देंगे तो लगेगा कि मतलब एनवायरमेंट अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी तो उसको भी ये प्रोसेस का पता चल सकता है। तो सबसे पहली बात कि एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। टर्मिनोलॉजी में अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, हमारे पास हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें मेंशन करना है पेपर के अंदर। एसिडिफिकेशन को, यूट्रोफिकेशन को, डेजर्टिफिकेशन को, ओजोन डिप्लीशन को, हमने उसको जनरलाइज नहीं करना, इन टर्म्स को साथ लेके चलना। एक तो ग्लॉसरी हो गई, दूसरा डायग्राम्स। साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जब हम इन्वायरमेंट की बात करें और हम इन्वायरमेंट में ड्राई डेपोजिशन की, वेट डेपोजिशन की बात करें, इन्वायरमेंटल साइकिल्स की बात करें, तो उसके अंदर हमें डायग्राम्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। सिमिलरली डायग्राम्स के साथ इक्वेशंस, अगर आपके क्वेश्चंस को डायग्राम सपोर्ट कर रही हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी अच्छी है, आप उसके अंदर इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। इक्वेशंस में केमिस्ट्री की जो जितनी भी इक्वेशंस हैं, हम बात करते हैं अगर ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, उसका एक प्रॉपर साइकिल है, उसको हम केमिकल इक्वेशंस उसको शो करते हैं। हम अगर बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन में हम बताते हैं कि किस तरह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन के साथ रिएक्ट करके उनकी वेट डेपोजिशन होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिकल, जहां भी हम पोल्यूटेंट यूज कर रहे होंगे, जहां भी हम बात कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक पोल्यूटेंट की, किसी केमिकल की, तो बेहतर होगा कि हम उसके साथ उसका केमिकल फॉर्मूला हम यूज करें। इसी तरह कुछ एनवायरमेंट के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनकी कुछ इक्वेशंस होती हैं। तो हमने इन चीजों को साथ रखना है, इन चीजों को माइंड में रखना है। और जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड है वो इस चीज को समझते हैं कि ये साइंस का सब्जेक्ट है, इसके अंदर पेपर की लेंथ मैटर नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। जैसा कि परसेप्शन बना हुआ है स्टूडेंट्स का अदर सब्जेक्ट्स कि जब तक आपका 7-8 पेजेस का आंसर नहीं अटेम्प्ट आप कर सके तो आपको एग्जामिनर स्कोर नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेलिवेंट रहें, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करें, डायग्राम से क्वेश्चन को सपोर्ट करें, आप उसको इक्वेशन से सपोर्ट करें, तो लेंथ आपकी मैटर नहीं करती। आपका 5-6 पेजेस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट्स इनफ। अगर आप उसको जानबूझ के लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, और जब चीजों को जनरलाइज करते हैं, जहां एग्जामिनर को लगेगा कि ये सिर्फ लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पे आपको मार्क्स नहीं देगा। तो हम दो चीजें, एक तो ये बात हो चुकी कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट करें, दूसरा ये बात हो चुकी कि स्कोर किस तरह आ सकता है। हाँ, एक मैं इसमें और भी बताता चलूं, वो ये कि एनवायरमेंट के अंदर हम साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर चीजों को साइंटिफिकली प्रूव कर रहे होते हैं, ना कि हम उनको जनरलाइज करते हैं। हम साइंटिफिकली चीजों को प्रूव, हम अगर बात करें कि पॉपुलेशन इज ऑन राइज, सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम पूरा डेमोग्राफी जिसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, हम पूरी डेमोग्राफी की बात करते हैं। हम साइंटिफिकली बताते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसकी वजह से मैं पॉपुलेशन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि पॉपुलेशन मेजर कॉज है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रही है। तो जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, तब तक आप प्रॉपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। डेमोग्राफी की मैं बात कर रहा था, पॉपुलेशन की जब आप बात करें, हाउ कैन वी प्रूव इट साइंटिफिकली कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हम उसको इस तरह प्रूव करते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक हम ये बताते हैं कि डबलिंग टाइम कितना है, हम ये बताते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, ना कि लीनियर ट्रेंड है। तो ये सारी साइंस की टर्म्स हैं।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक टर्म यूज करके आप एग्जामिनर को एक पूरी हिस्ट्री बता देते हैं एनवायरमेंट की। लाइक एनवायरमेंट की हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री इवन जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, हमारे पास डेथ रेट भी ज्यादा है। बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा। क्या होता है, डेथ रेट क्यों ज्यादा है? हमारे पास एपिडेमिक डिजीजेस होती हैं। कुछ अरसे के बाद क्या होता है, मेडिकल साइंस तरक्की करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, एपिडेमिक डिजीजेस जो होती हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। अब क्या होता है, एक सेकंड फेज शुरू हो जाता है डेमोग्राफी के अंदर। अब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, बर्थ रेट ज्यादा होता है हमारे पास, डेथ रेट कंट्रोल हो गया होता है। क्यों कंट्रोल हुआ होता है? एपिडेमिक डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर एक थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज में ये होता है कि अब जब पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो उस फेज के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दुनिया की बढ़ती है। उसके बाद एक फेज आता है कि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाता है। बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया जाता है, ऑलरेडी डेथ रेट पहले ही कंट्रोल हो चुका होता है एपिडेमिक डिजीजेस की वजह से। उसके बाद एक साइंस में एक और फेज आता है जिसमें जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उनको भी, लाइक हार्ट अटैक वगैरह, उनको भी कंट्रोल कर लिया जाता है। मतलब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम से कम होता जा रहा है। बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा रहा है पर डेथ रेट को उससे भी ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया। तो इस पूरे फेज को आप एक टर्म के अंदर बता रहे हैं, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो मेरा मतलब कि चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करना है, उससे यह है कि साइंटिफिकली प्रूव करना, आप इनकी इक्वेशंस हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, पॉपुलेशन कंट्रोल की, ये सस्टेनेबिलिटी के जितने भी इश्यूज हैं, इनकी इक्वेशन है, आप इनको साइंटिफिकली प्रूव करें पेपर के अंदर, तब आपको जाके इसको क्वेश्चन जो है वो अच्छे स्कोर दे सकता है। लेंथ की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि बुक्स कौन सी यूज करें, रेलेवेंट मटेरियल क्या है। तो रेलेवेंट मटेरियल के बारे में ये कहूंगा कि कोई भी एक बुक तो नहीं है इसका। अगर आप सिलेबस देखें, इसमें हिस्ट्री भी पूछ रहा है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी पूछ रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं, पोल्यूशन के भी जो है पोल्यूशन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छी बुक है बॉटकिन एंड केलर की आप बुक ले लें। उसके अंदर आपके जो टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, वो खासतौर पे जो मैंने ये सस्टेनेबिलिटी की बात की और पॉपुलेशन की बात की है, इस तरह के टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं और प्रॉपर साइंटिफिकली उनको प्रूव किया गया, प्रॉपर इक्वेशंस और डायग्राम्स के साथ। तो ये टॉपिक्स वहां से हो जाएंगे, पोल्यूशन के सारे टॉपिक्स वहां से हो जाएंगे, इवन कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ये टॉपिक्स वो बुक कवर कर देगी। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि यूएस ईपीए की साइट, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो साइट है, जो उनकी ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर जितना भी करंट डेटा है वो हमारे पास आता रहता है और पूरी दुनिया में तकरीबन उसी साइट को ही फॉलो किया जा रहा होता है। इवन पाकिस्तान में जो हमारे इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उन्हीं से ही कॉपी किए जाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की साइट, अब इन साइट्स के ऊपर पोल्यूशन से रिलेटेड सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जितने भी जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा मौजूद है। हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट्स और जो हमारे हर कंट्री के जो स्पेसिफिक कुछ लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड डाटा, करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो इन सब की हेल्प आपको यूएस ईपीए की साइड से, पाकिस्तान ईपीए की साइड से, उनको कंसल्ट करते हैं, वहां से मिलती रहेगी। मैं बुक का नाम दोबारा बता दूं, बॉटकिन एंड केलर, और उसके साथ मैंने बताई हैं दो साइट्स, यूएस ईपीए और पाकिस्तान ईपीए की साइट। और इसके अलावा जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, लाइक अभी जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड और जो है मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसकी डिटेल्स हम एंड्रॉयड की कुछ एप्लीकेशंस है, लाइक फ्लिप बोर्ड में इन्वायरमेंट का पोर्शन है, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो ये बात हो गई मटेरियल की। अब लास्टली मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि मतलब एक टॉपिक है तो उसको कितनी डिटेल में करने की जरूरत है, उसके अंदर मतलब कितना, उसके अंदर मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक टॉपिक का जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, आपने चीजों को रिलेट करना होता है। लाइक चीजों को रिलेट इस तरह करना होता है कि अब अक्सर मैंने बुक्स देखी है जो मार्केट में अवेलेबल है, उनके अंदर क्या होता है कि कॉजेज बताए हुए हैं। एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन के कॉजेज बताए हुए हैं कि जनाब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। अब ये नहीं बताया गया कि वो उन पोल्यूटेंट्स को आगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं, उनसे रीजनल और ग्लोबल इश्यूज कौन से पैदा हो रहे हैं। लाइक हम एयर पोल्यूशन की बात करें और अगर हम उसके अंदर
ओजोन डिप्लीशन की बात ना करें, अगर हम उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात ना करें, तो हाउ कैन वी प्रूव कि एयर पोल्यूशन हो रही है? और तो इन चीज़ों को साथ साथ मेंशन करना ज़रूरी है। वो जो एक सिंपल सा ट्रेंड है, कॉजेज बताएं, इफेक्ट्स बताएं, सॉल्यूशंस बताएं, उनसे थोड़ा सा हट के जब आप रीजनल लेवल के ऊपर चीज़ों को इंटरलिंक कर रहे होंगे, इन सारे इश्यूज को ग्लोबल जितने भी इन्वायरमेंट के चल रहे हैं, तभी जाके अच्छा स्कोर आ सकता है। तो और फिर अगेन मैं उसको बता दूं कि इक्वेशंस, डायग्राम्स और जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होना चीज़ों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली अगर कोई क्वेश्चंस हैं मैं देख लेता हूँ, तो इसी के साथ ही आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं थैंकफुल हूँ सर आबिद खोखर का, मियाँ शफीक साहब का, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और अगर कोई मजीद अगर कोई क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगी, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच।